अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, कल हमने जनरल बैलेंस शीट का फॉर्मेट किया था ना, उसमें लाइबिलिटी साइड कर ली थी, एसेट साइड अभी 1-2 क्वेश्चन के बाद कर लेंगे अपन, ठीक है। लिखा हो मोहित ग्लास लिमिटेड इशू 20,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, यानी मोहित लिमिटेड ने 20,000 शेयर इशू किए, ठीक है। मोहित लिमिटेड ने इशू किए हैं 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच। एक कितने का है? 100 रुपये का एक शेयर है, ठीक है। उसके बाद और उसे हमने ईच ₹8.110, मतलब क्या हुआ? प्रीमियम पर इशू किया। 100 रुपये का शेयर था, 110 में हम इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो 100 रुपये तो क्या है, इसकी फेस वैल्यू है, 110 रुपये क्या है? इशू प्राइस। आगे पर शेयर पेएबल ऑन, अब पैसे कैसे मांगे गए? एप्लीकेशन के ऊपर 30 रुपीज़, फिर अलॉटमेंट के ऊपर 40 रुपीज़ इंक्लूड प्रीमियम, यानी इसमें प्रीमियम जुड़ा हुआ होगा। तो बताओ प्रीमियम था कितने का? 10 रुपीज़ का था, तो 30 तो इसमें क्या हो जाएंगे? अलॉटमेंट, और 10 रुपीज़ हो जाएगा इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर आगे 20 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल पे 20 रुपीज़ एंड सेकेंड कॉल पे 20 रुपीज़, ठीक है। द एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 24,000 शेयर। हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आई है? 24। बताओ ओवर सब्सक्रिप्शन है क्या? यस। टोटल एप्लीकेशन जो आई है हमारे पास वो आई है 24,000, जबकि हम इशू कितने कर सकते हैं शेयर? 20,000, ठीक है। फोकस कर देना एक बार। तो हम 20,000 शेयर इशू कर सकते हैं। अब आगे इसने क्या लिखा देखो, अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 24,000 एंड अलॉटेड 20,000 शेयर, जिन्हें हमने 20,000 शेयर दे दिए, यानी एक ही कैटेगरी बनाई, इसने ज़्यादा कैटेगरीज नहीं बनाई। कह सकता हूँ यहाँ अगर एप्लीकेशन लिखें, यहाँ अगर अलॉटमेंट लिखें, एक कैटेगरी जिसने 20,000 मांगे एंड 4,000 वर रिजेक्टेड। देखो इसका मतलब क्या होगा, जिसने 20,000 मांगे ना उसको तो हमने पूरे के पूरे 20,000 दे दिए, ठीक है। और जिसने 4,000 की एप्लीकेशन दे रखी है उनको हमने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने का मतलब क्या है? 0 शेयर दिया हमने, ठीक है। तो हमारे पास टोटल एप्लीकेशन कितनी आ गई? 24,000, और टोटल हमारे पास अलाउड कितने हो जाएंगे शेयर? 20,000। सिंपल पॉइंट है। आगे एंड अमाउंट रिटर्न देयर ऑन, यानी इसका जो अमाउंट था वो हमने रिटर्न कर दिया, यानी रिफंड कर दिया। इसका तो हमें रिफंड ही करना पड़ेगा, इनका तो पैसा मैं रोक भी नहीं सकता। रोकते किस पे? अमाउंट। एडजस्टमेंट किस पे करते हैं? फ्यूचर में अलॉटमेंट मांगेंगे, फर्स्ट कॉल मांगेंगे, सेकंड कॉल मांगेंगे, उस पर एडजस्ट कर सकते हैं। जिनको हमने शेयर ही नहीं दिए तो उनसे हम क्या फ्यूचर में पैसे मांग सकते हैं क्या? नहीं मांग सकते, ठीक है। तो इनका रिफंड करना पड़ेगा। द मनी वॉज डली रिसीव्ड, गिव द जनरल एंट्रीज। एकदम बेसिक से एंट्रीज पूछिए, ठीक है। 1 मिनट है आपके पास, टेबल बनानी है, फटाफट बनाओ। क्यों? ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है क्या? हाँ, उसको स्टॉप कर दो, तब तक मेरी चाय फिनिश हो जाए। पहले तो अपन इसको टेबल बनाकर करते हैं और फिर हम इसको समझेंगे कि बिना टेबल के भी हम इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। पहले अपन टेबल बनाते हैं। अब जब हम टेबल बनाएंगे यहाँ पर इसकी ओवर सब्सक्रिप्शन है तो टेबल तो देखो हमेशा बना लेना। सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। अब मैं उसके ऊपर लिख नहीं रहा हूँ, टाइम खराब होगा अपना। शेयर अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी ऑन अप्लाइड शेयर, एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटेड शेयर, एक्सेस मनी, और एक्सेस के बाद में सीधा कॉलम अपने को बनाना रिफंड का। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जो आ रहा है ना, देखो फर्स्ट वाली कैटेगरी में क्या कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आया? नहीं आया। 20,000 मांगे, 20 दे दिए, 4,000 को हमने सीधा क्या कर दिया? मना कर दिया। इनका जो एक्सेस मनी आई है, क्या मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ फ्यूचर में? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एडजस्ट सिर्फ किन शेयर्स के ऊपर होता है? इन शेयर्स के ऊपर, ठीक है। और यहाँ तो हमने इसको कितने शेयर दे रखे? 0। जब हमने इसको शेयर ही नहीं दिए तो क्या हम एडजस्ट कर सकते हैं? ठीक है। तो एक्सेस मनी को हमें डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। अब अगर ये थोड़ा कंफ्यूज लग रहा हो ना, अगर इसमें आपको, तो आप अलॉटमेंट लिख सकते हो, फर्स्ट को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो वहाँ अमाउंट कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। हमने कहा 20,000 की एप्लीकेशन आई थी, पहली कैटेगरी लेके चलते हैं। शेयर कितने अलाउट किए? 20,000 थी। दोनों में ही मल्टीप्लाई किससे करते हैं हमेशा? एप्लीकेशन मनी। कहाँ है एप्लीकेशन? 30 रुपीज़। यस। वापस देखो, मैं एक कैटेगरी ले रहा हूँ। हम जब ये टेबल बनाते हैं तो 1 बाय 1 चलते हैं, ठीक है। उसके बाद बताओ 20,000 मल्टीप्लाई 30, 6 लाख रुपए हमारे पास आए, और 20 मल्टीप्लाई 30, 6 लाख के हमने शेयर्स दे दिए। तो क्या एक्सेस में कुछ आएगा?
एक्सेस में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। जब यहाँ कुछ नहीं आया तो आगे तो जाना ही नहीं है। फिर आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, जिसने 4000 शेयर्स मांगे उसको कितने शेयर्स दिए? 0। 4000 इंटू 30 1,20,000, 0 इंटू 30 0। यहाँ पर क्या अमाउंट आता है, इसमें से लेस करते हैं 120 माइनस 0, तो पूरे के पूरे 1,20,000 हमारे पास आ गए। अब सपोज करो अगर आपने यहाँ कॉलम बना लिए अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, तो मुझे बताओ हम वो पैसा, ये पैसा किन शेयर्स पर एडजस्ट कर सकते हैं? इन शेयर्स पर ना। क्या यहाँ शेयर है? हमने इनको शेयर्स नहीं दिए तो हम तो एडजस्ट कर ही नहीं पाएंगे ना। तो अब सीधा रिफंड का कॉलम बनाओ डायरेक्टली आप, ठीक है। तो रिफंड कर देंगे इनका अमाउंट 1,20,000। ये तो हमारी क्या बन गई? टेबल, ठीक है। अब सर हम बिना टेबल के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं क्या? ध्यान रखना, अगर 2 ही कैटेगरी हो, सिर्फ 2, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है बिना टेबल के करना। अगर कैटेगरीज थोड़ी ज़्यादा होना तो आपके लिए थोड़ा सा टफ पड़ता है, क्योंकि आपको डायरेक्टली सोचना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। और सोचने के लिए आपको भी थोड़ा क्या है, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट इसके अंदर आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मैंने टेबल तो बना दिए। अब सपोज करो हमने टेबल बनाई नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे टोटल अमाउंट जो मिलेगा, फर्स्ट जो हम एंट्री करते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 एंट्री समझना। पहली एंट्री में कौन सा अमाउंट लिखते हैं? अमाउंट कौन सा था इसमें? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यानी पहली एंट्री के अंदर हम लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, कितने शेयर की एप्लीकेशन आई थी, उस पर ही तो पैसा मिला अपने को। टोटल देखा जाए तो 24,000 शेयर की एप्लीकेशन आई थी हमारे पास, इनटू कितने होते हैं 30 रुपीज़, कितने हुए 7,20,000। टोटल मिलाकर हमारे पास पैसे आ गए 7,20,000, ठीक है। सेकेंड एंट्री में एडजस्टमेंट करते हैं, टेबल मत देखना अभी, ठीक है, डायरेक्टली सोचने का ट्राई करो। सेकेंड एंट्री में जब हम एडजस्टमेंट करते हैं तो लिखते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 7,20,000। 2 में हम लिखते हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये जो कैपिटल में पैसा जाता है ना, वो कौन सा होता है पता है? जितने शेयर हमने अलाउड किए उस पर एप्लीकेशन का कितना पैसा बनता है। बता सकते हो हमने कितने शेयर्स अलाउड किए? 20,000, क्योंकि कैपिटल वही बनती है जितने हम शेयर अलाउड करते हैं, एप्लीकेशन से कभी कैपिटल नहीं बनेगी। 20,000 शेयर हमने इश्यू किए, मल्टीप्लाई उस पर एप्लीकेशन का पैसा कितना बनना चाहिए था? 30 रुपीज़। समझ पा रहे हो? ये डायरेक्टली हमें सोचना है, ठीक है। अगर 4 से 5 कैटेगरी भी आ जाए ना तो भी इसी लॉजिक को लेके चलना। जो भी हम पैसा एडजस्ट करेंगे वो हमेशा याद रखना, यहाँ पर आने के बाद हमेशा नंबर ऑफ शेयर अलाउटेड पर एडजस्ट होगा, एप्लीकेशन पर नहीं, ठीक है। 20,000 इंटू 3 6 लाख। हमने कहा अब कितने बच गए? 1,20,000। क्या हम एक भी से एडजस्ट कर सकते हैं? कहाँ एडजस्ट करें? सीधा रिफंड करना है तो बस डायरेक्टली लिखो ना टू बैंक, तो टेबल देखने की जरूरत ही नहीं है। और बताओ कितने शेयर का पैसा रिफंड करना है? 4,000 का ज़्यादा मिला था तो हमने कहा 4,000 शेयर्स पर पैसे ज़्यादा मिले। कितने रुपए मिले थे? 30 रुपए मिले, तो जितने मिले उतने ही तो रिफंड करेंगे, 1,20,000, ठीक है। अब इसको टेबल देख के भी कर लो, टोटल अमाउंट देखो। अब टेबल पे आते हैं, एक बार मैंने डायरेक्टली आपको सोचने के लिए बोला। टोटल 7,20,000 मिले, फर्स्ट एंट्री में ये आता है, जिसमें से 6 लाख हमने एडजस्ट कर लिए। सेकंड एंट्री में जब कैपिटल लिखते हैं तो ये अमाउंट आता है। आगे जो भी हम एडजस्ट करते हैं तो यहाँ लिखते जाते हैं। बैंक वाला जो अमाउंट होता है, सॉरी रिफंड वाला, वो कहाँ लिखते हैं? बैंक में। ये अमाउंट हम क्या करते हैं? रिफंड करते हैं, ठीक है। आ रहा है कुछ समझ में? अब आगे तो कुछ नहीं है, बच्चों वाली एंट्रीज है। थर्ड एंट्री, अलाउटमेंट का अमाउंट मांगेंगे, क्या एंट्री करें? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए मांग सकते हैं हम? कितने शेयर्स पर पैसे मांग सकते हैं? 20,000। 20,000 ही तो इश्यू किए। इससे आगे जब भी आप जाओगे कभी भी नंबर ऑफ शेयर्स को मत लेके आना। 24,000 जो है फालतू हो गया अब हमारे लिए। अब हमारा सारा काम किस पे होगा? 20,000 शेयर्स पर होना। जितने हमने इश्यू किए उस पर ही पैसा मांग सकते हो आप, ठीक है। 20,000 मल्टीप्लाई 30, 40 रुपीज़। अच्छा एक मिनट, यहाँ प्रीमियम भी तो था, तो कैपिटल के तो पैसे जो होंगे वो आ जाएंगे 20,000 मल्टीप्लाई 30 रुपीज़। और यहाँ प्रीमियम भी था जिसके लिए हमें सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों? इनकम है, प्रॉफिट है, एक्स्ट्रा ले रहे हैं हम उनसे, फ़ायदा है, फ़ायदे को हमेशा क्या करते हैं? क्रेडिट। तो हमने कहा 6 लाख तो यहाँ मांग लिए,
और 2 लाख प्रीमियम के, टोटल मिलाकर हमने 8 लाख रुपए मांग लिए, ठीक है, ड्यू हो गए। फिर हमें इसका पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या मुझे पहले कुछ भी एडवांस मिला हुआ था क्या, जो मैंने यहाँ एडजस्ट किया? हमने एडजस्ट तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि एडवांस अमाउंट जो भी था वो उन लोगों का था जिसको हमने शेयर ही नहीं दिए, समझ रहे हो? तो कुछ एडजस्ट नहीं हुआ, इसका मतलब हमने 8 लाख मांगे, पूरे के पूरे 8 लाख आपको इस बार मिल जाएंगे। ये एकदम कॉमन सा क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है, हम टफ क्वेश्चन करते जाते हैं ना, तो हमें इजी क्वेश्चन में भी टफनेस देखने की आदत पड़ जाती है, समझिए? कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट, अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। ड्यू करने पर क्या एंट्री होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बताओ कितने शेयर पर पैसे मांगेंगे, 20,000 मल्टीप्लाई 20 रुपीज, ये हो गए हमारे पास 4 लाख, ठीक है। 6th एंट्री, पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने रुपए मिलेंगे, पूरे 4 लाख, क्योंकि पहले कुछ भी नहीं मिला अपने को एडवांस, ठीक है। कैसे पता चलेगा पहले मिला कि नहीं मिला? टेबल देखोगे कि सिर्फ सेकंड एंट्री देखनी है? ओनली सेकंड एंट्री, कुछ टेबल देखने की जरूरत नहीं अपने को। अच्छा, तो फिर सर टेबल क्यों बनाई? ताकि सेकंड एंट्री कर सकें, ठीक है। तो 4 लाख रुपीज हमें अब मिल जाएंगे। नेक्स्ट, अब कौन सी एंट्री है, सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे पहले। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर से पैसे मांगेंगे, 20,000। कितने रुपए, 20 रुपीज। कौन से वाले, सेकंड कॉल के। कितने हो गए, अगेन 4 लाख रुपीज, ये हमने ड्यू किए हैं, मीन्स मांगे हैं। फिर ये अमाउंट रिसीव होगा, क्या एंट्री हो जाएगी, कितना इजी है, टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। कितने रुपए, 4 लाख रुपीज, ठीक है। उतारो फटाफट। अब देखो, हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो किया था कल, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, जिसमें हमने एक साइड कवर करी, कौन सी, लायबिलिटी साइड। अब मैं आपको इसमें आज कवर करवाऊंगा एसेट साइड, ठीक है। लायबिलिटी साइड में मैंने बताया था इस चैप्टर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या था उसमें। शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग संभाल लिए, इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं था, हाँ चलो ठीक है। अब आइए एसेट साइड में, जहां आपने खत्म किया ना उसके जस्ट नीचे से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। यहां पर हमारी एसेट साइड होगी, जिसको मैं पार्ट बी बोल सकता हूं, एसेट। लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। लिखना मत, पहले समझना, ठीक है। अच्छे से समझोगे तो एक एक चीज आपको याद भी हो जाएगी। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से आप फर्स्ट और सेकंड वाला जो पार्ट था ना, वो दोनों ही पता शेयर कैपिटल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। यानी कि क्या एसेट्स में कभी शेयर कैपिटल आती है, कैपिटल हमेशा लायबिलिटी होती है, याद रखना। इसलिए वो कहाँ जाएगी, इक्विटी एंड लायबिलिटी में। तो वो दोनों चीजें रिमूव हो गई अपने आप एसेट्स में। तो अब बताओ वहाँ लायबिलिटीज में क्या क्या बचा था, नॉन करंट लायबिलिटीज, तो यहाँ पर फर्स्ट आएगा नॉन करंट एसेट्स। वहाँ क्या था, करंट लायबिलिटीज, यहाँ आएगा करंट एसेट। फर्क है, ठीक है, नाम चेंज होंगे अब इसके अंदर। इसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट पॉइंट है नॉन करंट एसेट्स। हाथों हाथ याद करने का ट्राई करना, इजीली याद हो जाती है ये चीज। सेकंड पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूं मैं, करंट एसेट्स, ठीक है। तो ये मेन हो गई हमारे पास में हेडिंग। अब इसकी सब हेडिंग अगर देखें, करंट एसेट्स, सब हेडिंग में देखो नॉन करंट का मतलब क्या होगा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। बिजनेस की वो सारी एसेट्स जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए यूज आ रही है, वो सारी कहाँ से ली जाएगी, नॉन करंट एसेट्स में।
और ऐसी एसेट्स जो बिजनेस में शॉर्ट टर्म के लिए यूज आ रही है, कम समय के लिए, यानी 1 साल से कम के लिए, 1 साल के अंदर अंदर वो क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। ठीक है, अब इसके अंदर अगर देखें तो सबसे पहले हमारे पास में एसेट्स आती है इसमें फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स, अब फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है, यस, मशीन प्लांट, यानी वो एसेट जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए यूज में आती है और जिसका यूज लेके हम बिजनेस को चलाते हैं। ठीक है, मशीन प्लांट फर्नीचर ये बिजनेस में हम यूज लेते हैं ताकि हमारी बिजनेस को इजीली अपन कैरी कर सकें। ठीक है, वो हमारे पास होती है फिक्स एसेट्स। अब फिक्स में भी पता है कितने तरीके के एसेट्स होती है, 4 तरीके के एसेट्स। फर्स्ट, टेंजिबल फिक्स एसेट्स। क्या होता है टेंजिबल फिक्स एसेट्स, हिंदी में कहूं तो दृश्य संपत्ति, जिसे देखा जा सके, जिसे छुआ जा सके, वो सारी एसेट्स हो जाती है हमारे पास टेंजिबल। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, जो भी हमने पढ़ा। एक हमारे पास एसेट्स होती है इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स, बताओ ये कौन सी एसेट्स होती है, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, लेकिन एसेट्स होती है वो। आपने एक वर्ड सुना है गुडविल, क्या होता है गुडविल, ख्याति। किसी भी बिजनेस का नाम, किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन, आपको मालूम है बिजनेस सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब कमाता है, जितनी उसकी गुडविल ज्यादा होती है उतना वो अच्छा प्रॉफिट कमाता है। हमने देखा होगा 2 शॉप है आसपास में खुली है, सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन एक शॉप में बहुत ही अच्छी सेल होती है, बहुत अच्छे कस्टमर्स आते हैं, जबकि दूसरी शॉप में क्या होता है, बहुत ही कम कस्टमर आते हैं। एक शॉप में 5 लाख की सेल होती है मंथली, दूसरी शॉप में 1.5 लाख की, 1 लाख की सेल होती है। तो क्या रीजन है कि वो सेल ज्यादा कर पा रहा है, क्योंकि मार्केट में उसकी गुडविल अच्छी है। ठीक है, मार्केट में उसका नाम अच्छा है, समझ गए। तो गुडविल क्या होता है, गुडविल आपके प्रॉफिट कमाने की कैपेबिलिटी को बताता है कि कितना ज्यादा आप प्रॉफिट कमा सकते हो। पता है ये भी हमारे लिए एसेट्स है। क्यों एसेट्स है, उसके रीजन से, उसके कारण ही तो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ। गुडविल नहीं होती तो क्या हम प्रॉफिट कमाते, क्या नहीं। छोटी सी दुकान खोल के बैठ गए, कोई जानता ही नहीं, क्या प्रॉफिट कमाओगे, नहीं। लेकिन धीरे धीरे आप मार्केट में अपना नाम जमाओगे, ठीक है, फ्यूचर में ग्रोथ करोगे, उसके कारण आपकी गुडविल बनेगी, और गुडविल जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो गुडविल बिजनेस की क्या होती है, एसेट्स होती है। लेकिन कौन सी एसेट्स, क्या देख सकते हैं, क्या बता तो तेरी गुडविल कितनी है, ये ले देख ले, देख सकते हो, नो। गुडविल को सिर्फ फील किया जा सकता है, दुकान के बाहर खड़े होकर देख सकते हैं, हाँ इसकी गुडविल ज्यादा है, समझ सकते हैं। ठीक है, यानी उस चीज को फील किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता। इसके अलावा पेटेंट, क्या होता है पेटेंट, पेटेंट कॉपीराइट। मैंने कोई बुक छाप दी और उस बुक के सारे राइट मेरे पास में होते हैं, पता है, कोई दूसरा पर्सन उस बुक को नहीं छाप सकता, उसका मैंने पेटेंट करा लिया, यानी गवर्नमेंट को मैंने बोल दिया इस बुक का मेरे पेटेंट कर दीजिए, सिर्फ मैं ये बुक छापूंगा। अब किसी को अगर ये बुक छापनी है सपोज कीजिए, ठीक है, तो वो पहले मेरे पास आएगा, मुझसे परमिशन लेगा, जिसके बदले में मैं कुछ उससे अमाउंट चार्ज करूंगा। ठीक है, तो जो मेरे पास राइट था वो राइट मैंने किसी को बेच दिया, मैंने कहा ठीक है जा आप तो बुक छाप सकता है, तो मैंने उसको पेटेंट दे दिया, मैंने उसको कॉपीराइट का एक राइट दे दिया, अधिकार दे दिया। अरे सुन में, अब मैंने उसको राइट दिया तो क्या मैंने उसको कोई चीज़ दी है क्या, नहीं, मैंने उसको सिर्फ राइट दिया, एक अधिकार दिया कि आप ये काम कर सकते हो। ये क्या होती है, एसेट्स होती है। यही तो मेरी एसेट्स है, उसके कारण मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ। अरे सुन में, लेकिन कौन से एसेट्स है, देख सकते हो क्या, नहीं। पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क सुना होगा आपने, इसे भी देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, फील किया जा सकता है। ठीक है, किसी का लोगो होता है, देख जरूर सकते हो इसको, लेकिन ये भी एक तरीके की कौन सी एसेट्स होती है, इंटेंजिबल। क्लियर, तो 2 तरीके की एसेट्स होती है हमारे पास में, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। 11th क्लास में आपने सब चीज़ पढ़ रखी है टाइप ऑफ एसेट्स में। ठीक है, वो बात अलग है सर, सीरियसली नहीं पढ़ा, इसलिए मुझे वापस वो चीज़ें समझानी पड़ती है आपको। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कुछ नहीं आता आपको 11th का। चलिए, अगर ये मान लो सब आता है तो फिर अभी आप मेरी शक्ल देखोगे। तो देखो, फिक्स एसेट्स में पहली हो गई टेंजिबल फिक्स एसेट्स, दूसरी क्या हो गई, इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स, तीसरी यहाँ पर आती है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये एक्चुअल में टेंजिबल एसेट्स ही होती है जो अभी तक कंप्लीट बनी नहीं है, आधी अधूरी एसेट्स है। ठीक है, यानी वर्क इन प्रोग्रेस में है कौन सी एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स ही है। जैसे बिल्डिंग, मुझे 10 करोड़ की बिल्डिंग बनानी थी लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन कुछ तो बनी है ना, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो वो हमारे लिए क्या बनेगी, एसेट्स। लेकिन उसको मैं टेंजिबल में नहीं लिख सकता क्योंकि कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए मैं उसको कहाँ लिखूंगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में।
क्लियर। इसी तरीके से इनटेंजिबल एसेट्स भी हो सकती है जो आधी अधूरी हो। मैंने किसी का पेटेंट खरीदा, मैंने उसको बोला ला भाई तेरा पेटेंट मुझे दे दे, उसने बोला 10 लाख लगेंगे, चालू तो कर दिया, मेहनत यूँ जाएगी। तो मैंने उसको बोला कि भाई पेटेंट दे दे, उसने कितने मांगे 10 लाख। मैंने कहा देख भाई लॉकडाउन चल रहा है, गरीब आदमी हूँ, 1.5 लाख ले ले, बाकी किस्तों में दे देंगे, होता ना ऐसा। उसने कहा ठीक है दे दे। तो मेरे पास राइट तो आ गया, लेकिन क्या कंप्लीट राइट आ गया क्या? नहीं, लिमिटेड राइट आया मेरे पास, समझ रहे हो। तो इनटेंजिबल एसेट्स भी अंडर डेवलपमेंट हो सकती है, यानी आधी अधूरी हो सकती है, इसलिए हम 4th नंबर पे लिखते हैं इनटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। मीन्स अभी तक पूरी मिली नहीं है या बनी नहीं है, अभी तक डेवलपमेंट में चल रही है। अगेन ये भी वर्क इन प्रोग्रेस ही होता है, ठीक है, आधी दूरी है। तो वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर एसेट 2 ही है, कौन सी? टेंजिबल, इनटेंजिबल। कंप्लीट हो गई तो ये रही, आधी अधूरी है तो यहाँ पर रही। क्लियर है पॉइंट? चलो तो वापस बताओ, एसेट्स को टोटली 2 पार्ट में बांटा गया है। मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको यहीं पे याद करा दूँ, ठीक है, क्योंकि घर जाके तो मुझे पता है कितने होनहार छात्र हैं। एसेट्स में 2 टाइप्स होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले आता है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में भी 4 तरीके की एसेट्स होती है, टेंजिबल, इनटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। याद हो गया? नेक्स्ट नंबर पे अपन आते हैं बी पॉइंट, यहाँ आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है भाई इन्वेस्टमेंट? सुना है कभी इन्वेस्टमेंट? जब हमारे पास फ्री अमाउंट पड़ा हो, ठीक है, जो मुझे लग रहा है नियर फ्यूचर में कहीं पर भी यूज़ नहीं आने वाला है, तो मैं इस अमाउंट को कहीं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कहीं लगा सकता हूँ, ताकि मुझे उसके ऊपर इनकम आनी स्टार्ट हो जाए। सपोज कीजिए मेरे पास 5 लाख रुपए पड़े हैं जेब में, मैंने कहा अभी जेब में रखूंगा तब तो कोई बेनिफिट है नहीं, किसी को लोन दे देता हूँ ताकि मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाए, ब्याज मिलना चालू हो जाए। समझ पा रहे हो? तो वो मैंने पैसा क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया। क्या कर दिया? इन्वेस्ट। इसी तरीके से अभी हम कंपनी वाला चैप्टर पढ़ ही रहे हैं, हम शेयर इशू कर रहे हैं, तो जो शेयर होल्डर्स है वो क्या कर रहे हैं? वो इन्वेस्ट ही तो कर रहे हैं। कहाँ पर? कंपनीज में। हम भी चाहें तो किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, ठीक है। तो वो शेयर कैपिटल नहीं बनेगी मेरे लिए, वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि शेयर कैपिटल कंपनी के लिए होती है, शेयर होल्डर्स के लिए नहीं। शेयर होल्डर्स के लिए तो वो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। समझ गए? तो आपने कहीं ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट कर दिया जो 1 साल से ज़्यादा के लिए है, यानी आपने 3 साल के लिए किसी को लोन दे दिया, या 3 साल के लिए आपने शेयर्स परचेज कर लिए कि 3 साल के बाद में आपके पास आऊँगा और वापस मुझे पैसे दे देना, या 2 साल के लिए दे दिए। मीन्स 1 साल से ज़्यादा के लिए अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो कहाँ आएगा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा। क्लियर है पॉइंट? चलिए सी पॉइंट, हमने एक वर्ड पढ़ा डेफर्ड, याद है कुछ लाइबिलिटी में? क्या पढ़ा था? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। यहाँ आएगा डेफर्ड टैक्स एसेट। कोई काम की चीज़ आपके लिए अभी नहीं होगी, ठीक है, इसलिए आपको सिर्फ सीक्वेंस में याद जरूर करना है कि ये चीज़ होती है बीच में। तो बताओ वापस अब, नॉन करंट एसेट्स में फर्स्ट फिक्स एसेट, फिक्स में 4 पॉइंट, टेंजिबल, इनटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, थर्ड पॉइंट डेफर्ड टैक्स एसेट्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास में लॉन्ग टर्म लोन्स। सर लोन तो लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी तब होती है जब हम किसी से लोन लेते हैं, लेकिन मैं किसी को लोन दे भी तो सकता हूँ, तो हमारे लिए क्या बन जाएगी? एसेट। इसलिए कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए यहाँ पर पूरा लिखा जाता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर सिर्फ लोन लिखे ना तब तो डेफिनेटली लाइबिलिटी को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, लेकिन लोन्स एंड एडवांसेस लिख देता हूँ तो इसका मतलब हमने किसी को दिया है। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स, यानी वो लॉन्ग टर्म एसेट जो इन चारों हेड में कहीं नहीं आई है, वो कहाँ जाएगी? यहाँ जाएगी। क्लियर पॉइंट? तो मैंने ट्राई किया कि आपको सारी चीज़ें समझा दूँ। वापस मैं कह रहा हूँ मैं इन सबको एक एक करके वापस लूँगा, बट वहाँ पर इन डेप्थ जाके अपन पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि सर रट्टा मारना पड़ रहा है, मैं तो समझ में आया हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास नॉन करंट एसेट्स। फिर अपन आते हैं करंट एसेट्स में। क्या करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स आ सकती है? फिक्स तो कभी करंट होती नहीं है। फिक्स एसेट जो भी होती है वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए यूज में आती है, इसलिए हमने कहा करंट में आए तो इसको तो हटा दो, गया। फिर क्या बचा यहाँ? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्या इन्वेस्टमेंट करंट हो सकते हैं? 1 साल से कम के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूँ मैं पैसा, तो यहाँ आ जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट।
सबसे फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट। क्या मैं करंट को शॉर्ट टर्म भी बोल सकता हूँ? क्या बोल सकते हो आप? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो, नॉन करंट को मैं लॉन्ग टर्म बोल सकता हूँ, बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, बट मैं दो दो वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं हो आप। तो पहला हो गया हमारे पास में करंट इन्वेस्टमेंट। दूसरा हमारे पास वर्ड आएगा इन्वेंट्री। क्या होता है भाई इन्वेंट्री? स्टॉक, सुना है वर्ड? बिजनेस में जिस चीज की हम ट्रेडिंग कर रहे हैं वो अगर गुड्स साल के एंड में बचा हुआ रह जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। तो इन्वेंट्री या स्टॉक क्या हमारे लिए एसेट्स होती है? डेफिनेटली होती है। हर वो चीज आपके लिए एसेट्स है जिसके ऊपर आपका राइट है। ये गुड्स हमारा है, हमारा राइट है इसके ऊपर, तो हमारे लिए क्या बन जाएगी? एसेट्स बन जाएगी, ठीक है। पॉइंट याद रखना। फर्स्ट क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट, फिर इन्वेंट्रीज। नेक्स्ट आएगा हमारे पास में यहाँ ट्रेड पेबल्स। सर ऐसा कुछ और पढ़ा भी था हमने, कहाँ पढ़ा था? लाइब्रेरीज में। ट्रेड, अच्छा एक मिनट, मैंने यहाँ पेबल लिख दिया, सेम वही तो पढ़ा था। यहाँ आएगा ट्रेड रिसीवेबल, वहाँ था ट्रेड पेबल, यहाँ आएगा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेबल्स में दो चीज़ें आती हैं, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ठीक है। मैंने इसलिए बोला घर से याद करके आओ उसको। ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या आएंगी? यहाँ पर भी दो ही चीजें आएंगी, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। बस सिंपल है। डेटर्स कौन होते हैं? वो पार्टी जिसे हमने गुड्स सेल किया ऑन क्रेडिट, उधार में बेचा, ठीक है। उनसे अगर हमें बिल मिल जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल। फोर्थ पॉइंट पे आएगा हमारे पास में यहाँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बोलो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मीन्स कैश और कैश के इक्वल माने जाने वाली जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी चीजें यहाँ आती है। फॉर एग्जाम्पल कैश खुद ही आएगी, बैंक का बैलेंस कैश के इक्वल माना जाता है, चेक्स पड़े हमारे पास, ड्राफ्ट पड़े हमारे पास, समझ रहे हो? यानी वो जो सारी चीजें हैं जो कैश और कैश के इक्वल माने जाती है हमेशा, वो सारी चीजें यहाँ आ जाएगी। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं बिल्स रिसीवेबल तो यहाँ चला गया ना। कैश, बैंक, चेक एक्सेट्रा, ठीक है। तो फोर्थ नंबर हो गया हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आएगा यहाँ शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। क्या हम लोन सिर्फ एक साल से ज़्यादा के लिए दे सकते हैं? क्या लॉन्ग टर्म था, यानी एक साल से ज़्यादा के लिए हमने किसी को लोन दिया। यहाँ पर क्या है, हमने लोन दिया एक साल से कम के लिए, 6 महीने के लिए मैंने किसी को लोन दे दिया, ठीक है। 6 महीने के लिए मैंने किसी को एडवांस अमाउंट पे कर दिया, ठीक है। वो सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ। और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा अदर शॉर्ट टर्म या अदर करंट भी लिख सकते हैं, शॉर्ट टर्म एसेट्स, बस, ठीक है। ये हमारी एसेट साइड कंप्लीट। कितना इजी था? हाँ इजी था, मैं पढ़ोगे तो। उससे आपने क्या किया? पहले ही बोल दिया कि ऊपर से जाएगा, याद आपको करना चाहिए था। हाँ फटाफट उतारो। तो मैंने आपको बता दिया था कितनी चीज़ें जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एसेट्स में भी बता देता हूँ कितनी चीज़ें जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। फिक्स एसेट्स वाली चीज़ आ सकती है आपके, क्योंकि हमने क्वेश्चन किया था याद है, हम एसेट्स खरीद रहे थे उसके बदले में शेयर दे रहे थे, तो बहुत ही कम जगह ऐसा होगा। तो ऐसा होता है तो वहाँ पर हमारे लिए फिक्स एसेट्स आ सकती है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे, ट्रेड डेफर्ड टैक्स एसेट्स नहीं आएगी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नहीं आएंगे। अदर करंट एसेट्स में एक दो पॉइंट हो सकते हैं आपके आ जाए, ठीक है। तो इस चैप्टर में एक तो ये और ये किस में से? नॉन करंट एसेट्स में से। करंट एसेट्स की अगर बात करें तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, डेटर्स नहीं आएंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा। बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैंक है और बैंक में पैसा आ रहा है, तो अगर हमें लिखना है बैंक अकाउंट तो कहाँ लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे करंट एसेट्स, सीधा लिखेंगे क्या? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसमें लिखेंगे बैंक बैलेंस, ठीक है। एक अदर हमारे पास आ सकता है। ये चार चीज़ें आपके इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कहा ना हम कंपनी है,